ध्वज जो कहते थे कि द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। वो एक क्रांति की बात करते थे, एक ऐसी क्रांति जो दुनिया को रहने लायक बनाए। आज भी ये दुनिया काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह है, जहाँ पर एक अमीर आदमी गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन करता है, एक भूखा जानवरों को मार देता है और उससे अपने पेट की आग बुझाता है, और एक हौसी दरिंदा एक औरत का रेप कर देता है, जिससे कि वो अपने शरीर के हौस की प्यास मिटाता है। आदमी को मारा जा सकता है, यही उसके विचारों को वो नहीं। हिंसक सोच थी जिसके खिलाफ भगत सिंह ने संघर्ष करने के लिए हिंसा का तरीका चुना था। वो कहते थे कि रिवॉल्यूशन लानी है दुनिया में, एक नई दुनिया का निर्माण करना है कि जहाँ पर आदमी आदमी का शोषण ना करे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनका जो असली उद्देश्य था वो था भारत को आज़ादी दिलाना। मैं इस तरह से नहीं सोचता। जितना मैंने भगत सिंह को पढ़ा, उनका जीवन का असली उद्देश्य था भारत को नहीं, बल्कि इंसान को आज़ादी दिलाना। इंसान को उस बंधन से जो इंसानों के द्वारा, जो ताकतवर इंसानों के द्वारा कमज़ोर इंसानों पर लादे जाते, वो हमेशा के लिए क्रांति का एक प्रतीक बने, जिससे कि दुनिया में लोग जागे। उन्होंने अपने जान का बलिदान दिया हमारे लिए, एक वैसे तो वो कई नामों से सामान्य जाना आदमी जाता है के सर, लिए, पर जिसे सबसे ये खास नहीं है पता था भगत सिंह। कि वह भगत किस सिंह दरिंदगी का शिकार हो रहा है। वो अ, पुराने क्रांतिकारियों उस पर लेख समय लिखता पर है, पर्चे जो बांटता है, शोषक उंगलियों था, फेंकता की बात करता है, उसका सबसे बड़ा चेहरा पुलिस को था बिठाकर अरेस्ट। अंग्रेजी ही इज अ सत्ता। डेंजरस मैन। तो उन्होंने लाखों जुल्म सहकर, अपने शरीर की प्रताड़ना सहकर भी, और अपना सारा जीवन लगाकर, और अंत में अपनी जान ही देकर, अपने जीवन का बलिदान देकर ही उन्होंने उस सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। यह संघर्ष उनका एक तरह से प्रतीकात्मक था, जो कहता था कि एक आम आदमी को अपने बंधनों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। उसे चुपचाप उसे सहते नहीं रहना चाहिए। उसे एक खुशहाल ज़िंदगी की ओर बढ़ना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो आज़ाद जिए। और आज़ाद ज़िंदगी का प्रतीक बनने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वो अगर चाहते तो फांसी से बच सकते थे। अंग्रेज़ों ने उनके सामने एक ऑप्शन दिया था कि तुम हमारी सत्ता पर एक काला दाग हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी फांसी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें एक माफ़ीनामा लिखना पड़ेगा, जिसमें तुम ये कहोगे कि मुझसे गलती हो गई और मैंने अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ जाकर के बहुत बड़ा जुर्म किया, और मैं बेवकूफ़ था कि मैंने एक ऐसी शासन व्यवस्था के खिलाफ बगावत की। तो उन्होंने उन उनका वकील भेजा भगत सिंह के पास, और उनसे ये बातें कही, और भगत सिंह के वकील ने भी भगत सिंह पर काफ़ी उन पर स्ट्रेस किया इस बात को कि आप माफ़ीनामा लिख दें और अपनी जान को बचाएं, और यहाँ से आगे ऐसा करके यहाँ से आगे भी आप अपना क्रांतिकारी काम जारी रख पाएंगे, नहीं तो यहीं पर आपका अंत हो जाएगा। इस तरह से भगत सिंह के वकील ने भी उन्हें बहुत समझाया, लेकिन भगत सिंह अंततः मान गए, और उन्होंने एक अंग्रेज़ों के नाम एक माफ़ीनामा लिखा। उस माफ़ीनामे में उन्होंने लिखा कि हे अंग्रेज़ सरकार, हम तुम्हारे राजनीतिक बंदी नहीं है। वी आर नॉट योर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तुम हमारे देश में आए और तुमने हमें गुलाम बनाया। तुम हमारी ज़मीन पर आए, उस पर ज़बरन कब्ज़ा किया, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनको एक्सप्लॉइट किया, यहाँ की संपत्ति को उठाकर तुम समुंदर पार अपने देश ले गए, और तुमने हमारे खिलाफ
एक बहुत बड़ी साजिश रची है। यह बात तुम्हें समझ में आती है और इसीलिए हमने तुम्हारे खिलाफ एक युद्ध छेड़ा है। तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई शांति प्रिय राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे कि तुम हमें फांसी की सज़ा दो। तुमने हमें छोटा मोटा गुंडा समझा। हम प्रिजनर्स एट वॉर है। हम युद्ध के बंदी है और युद्ध के बंदियों को जो सज़ा देते हैं वो फांसी की नहीं, उन्हें बंदूक की गोलियों से भून देते हैं। गांधी से कई गुना बड़ा हो गया था। एक तरफ लोग गांधी को पूछते थे, दूसरी तरफ भगत सिंह की जय जयकार करते थे। बच्चे बच्चे गलियों में भारत का झंडा हाथ में लिए भगत सिंह का नाम लेकर चिल्लाते। बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। भगत सिंह के बारे में सोचकर एक आम युवक जल उठता और बगावत करने पर उतारू हो जाता। जवानी रब का दिया हुआ तोहफा है। अब ये तेरे ऊपर है, तू इस तोहफे को जाया करता है या इसको कोई मतलब देता है। पूछूंगा उनसे। मेरी जवानी का कोई मतलब बना या जाया कर दी। वह एक ऐसा नाम था जिसने चारों तरफ उम्मीद की किरणें प्रकाशित कर दी और वो उनका यह मानना था कि अगर वो यहाँ से आगे ज़िंदगी में जी जाते हैं तो उनके इस चरित्र पर आज नहीं कल कभी ना कभी दाग लगेगा। जिस तरह से हर क्रांतिकारी और हर बड़े राजनेता या हर बड़े शख्सियत के चरित्र पर लगा जिसने दुनिया को अच्छाई के लिए बदलने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं आज अपने प्राणों की बलि दे देता हूँ तो मैं अमर हो जाऊंगा। मैं ये एक प्रतीक बन जाऊंगा क्रांति का और मुझे देखकर आने वाले समय में अपनी माएँ अपने बेटों को भगत सिंह बनाने के लिए सड़कों पर उतर जाएंगी। इसीलिए मुझे मरना होगा। इसीलिए मुझे अपने प्राणों की बलि देनी होगी। मुझे क्रांति के लिए अपने आप को मिटाना होगा। आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। आइडियोलॉजी अच्छी और सही होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना जो आजादी मिलेगी वो इस गुलामी से भी डरावनी होगी। हमें किश्तों में अपने हक, अपनी आजादियां नहीं चाहिए और ना ही किसी तरह की सेमी इंडिपेंडेंस का झांसा। हमें सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी दुनिया के फार्मर्स, वर्कर्स और स्टूडेंट्स का वेलफेयर चाहिए। एंड देयरफॉर वी डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड अ टोटल रेवोल्यूशन। कुछ ऐसे थे भगत सिंह जो अगर चाहते तो किसी अन्य राजनेता की तरह, किसी अन्य क्रांतिकारी की तरह जी करके भी अपने क्रांति के उद्देश्य को पूरा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने चुना मृत्यु का मार्ग सिर्फ इसलिए ताकि उनके जीवन को देख करके दुनिया क्रांति के बारे में सोचे। शहीद हो गए। आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच जिंदा है। क्रांति की उनकी मशाल आज भी चल रही है। कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में बैठा कोई युवक आज भी भगत सिंह को पढ़ रहा है और उसके अंदर आज भी एक भगत सिंह पल रहा है जो आने वाले समय में दुनिया में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ेगा। दुनिया पर छाए संकट के बादल हटाएगा। जो ये नहीं सोचेगा कि वो सिर्फ
एक आम गृहस्थ की तरह अपनी जिंदगी को जिए, जो क्रांति के पथ पर चलकर मिटा देगा अधर्म की राह को, अधर्मियों को, अधर्म की राह पर चलने वाले अधर्मियों को वो मिटा दे।